नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई चीज मायने रखती है या फिर सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है नरेंद्र मोदी के चेहरे को चमकाना, उनकी इमेज को चमकाना। उन्हें विश्व गुरु से लेकर ना जाने कौन कौन सी उपाधि तो वो दे ही चुके हैं, और अब ताजा बयान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता का आया है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने देश की जनता और सेना का ऐसा अपमान किया है जिसे शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता है। अभी विजय शाह का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई है, और उसके बीच आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनकी तरफ से बयान आया है। जगदीश देवड़ा ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हर कोई देश, सेना और सैनिक जो हैं वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। सोचिए आप, ये किसके लिए कह रहे हैं? सेना के लिए कह रहे हैं। और क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी को एक ऐसी इमेज बनाना है, उनको इस तरह से दिखाना है, उनको खुश करना है, तो इसमें वो अपना आपा खो बैठे हैं और उन्होंने सेना का, सैनिकों का और इस देश की जनता का अपमान ही नहीं किया है। इसको जितने शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। पूरी तरीके से अभी उनकी वीडियो वायरल है। भारतीय जनता पार्टी की, जगदीश देवड़ा की मुश्किलें अब बेहद बढ़ गई हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक विजय शाह को लेकर कोई भी एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है, बल्कि उनको बचाने का, लीपापोती करने का लगातार काम किया जा रहा है। आपको पता ही है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हाई कोर्ट की तरफ से इसका संज्ञान लिया गया, लेकिन जो एफआईआर कराई गई है उस एफआईआर में उन्हें श्री करके संबोधित किया गया, एक बार नहीं दो बार, और उसके बाद जो एफआईआर भी की गई है वो सिर्फ खानापूर्ति है। अब इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और अब उस पे सोने पे सुहागा। आप देखिए, जगदीश देवड़ा का बयान है और ये कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। सुन लीजिए जरा इनको, और फिर आप शायद आपको अपने कानों पे यकीन ना हो कि कोई नेता इस हद तक भी जा सकता है सेना के अपमान को लेकर अपने नेता को बड़ा बनाने की लालसा में। सुनिए जरा उनको। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर। तो उनको लगता है कि सरदार जो है वो खुश होगा, शाबाशी देगा, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की है। तारीफ ही नहीं की है, बल्कि उस तारीफ में वो इस हद तक चले गए कि देश के 140 करोड़ लोगों का उन्होंने पूरी तरीके से अपमान किया है, सेना का अपमान किया है, उनके शौर्य का अपमान किया है। और वो ये कह रहे हैं कि देश की जनता, यानी कि हर एक नागरिक, सेना और सैनिक जो हैं वो उनके पैरों में नतमस्तक है, चरणों में नतमस्तक है, जिस तरह का काम उन्होंने अंजाम दिया है। यानी कि सेना ने नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने इस काम को अंजाम दिया है। और आप देख ही रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हुई है उसको लेकर, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे नरेंद्र मोदी की इमेज को चमकाने के लिए, सरकार की इमेज को चमकाने के लिए, इसका क्रेडिट उसको देने के लिए, राजनीतिकरण इसका पूरा करने के लिए किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। और तिरंगा यात्रा इसका एक जीता जागता सबूत है। अब इस सबके बीच प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में प्रियंका गांधी लिखती हैं, बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिक पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है।
पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को आखिर क्या संदेश देना चाहती है, ये पूछना है यहाँ पर प्रियंका गांधी का। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से भी इस वीडियो के साथ जो ट्वीट किया गया है उसमें भी ये तमाम तरह के सवाल जो है उठाए गए हैं और अब ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि अब इसको लेकर जगह जगह पर विजय शाह के और इसके साथ साथ जगदीप देवड़ा के पुतले फूके जाएंगे, देशव्यापी एक तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आज भी विजय शाह को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर किया गया, अलग अलग तरीके से किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अपने शर्मनाक हरकतों पर उतरी हुई है और लग रहा है कि शर्म उसके अंदर कोई बाकी नहीं रह गई है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी का इतना घोर अपमान किया गया और अब देशवासियों का, देश के सेना का इस तरह से अपमान जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कहा जाए उसको देश ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। ये इस तरह का एक अति आत्मविश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सोचिए जरा आप कि अगर इसकी जगह कांग्रेस के किसी एक नेता ने इसका 1% भी कुछ कहा होता तो अब तक क्या बवाल हो गया होता। और अब इस सब के बीच एक और जो महत्वपूर्ण खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने इसको ट्वीट किया है। आपको पता ही है कि ये डरी हुई सरकार लगातार जो आजाद आवाजें हैं उनको दबाने का काम कर रही है। पहले कुछ यूट्यूब चैनल जो है उनको बंद किया गया, फिर उनको खोला गया, फिर कुछ वेबसाइट्स को बंद किया गया, ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया और अब गुजरात समाचार जो कि 93 वर्ष पुरानी एक संस्था है, उनके जो वरिष्ठ संस्थापक हैं बाहुबली शाह, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है और तमाम जगहों से अब इसको लेकर आवाज उठ रही है। मैं आपको बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, मोदी जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। गुजरात समाचार एक 93 वर्ष पुरानी संस्था है जिसके वरिष्ठ संस्थापक श्री बाहुबली भाई शाह जी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर मोदी जी ने सिद्ध किया है, अरेस्टिंग क्रिटिक्स इज द फर्स्ट साइन ऑफ द स्कैर्ड डिक्टेटर। उनका कहना है कि क्रिटिक्स को गिरफ्तार करना डिक्टेटर की जो डरा हुआ डिक्टेटर है उसका पहला साइन होता है, यानी कि तानाशाह का पहला साइन होता है। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और जिसने भाजपा से समझौता नहीं किया उसको जेल जाना पड़ेगा। सरकार द्वारा स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए किस तरह से घातक है, ये बात कहते हुए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। और आपको पता ही है कि राहुल गांधी बिहार में थे, किस तरह से उन्हें अंबेडकर हॉस्टल नहीं जाने दिया गया, किस तरह से उनको रोका गया, पहले एयरपोर्ट पर फिर वहां जाने से। और लगातार जो आजाद आवाजें हैं, जो हर विरोध की हर उठती आवाज को इस सरकार दबाना और कुचलना चाहती है। राहुल गांधी को लेकर भी 2 FIR हो गई हैं
और बिहार में, और उसके साथ साथ 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई हैं। आप सोचिए ये सरकार कितनी भयभीत है, कितनी डरी हुई है कि आजाद आवाजों को दबा रही है, कुचल रही है और लगातार उन पर पाबंदियां लगा रही है। और जो नेता हैं, जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उनके साथ भी क्या कुछ करती हुई वो नजर आ रही है। इस सब आपके सामने है। और इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता कैसे देशवासियों का, सेना का अपमान इस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं, जो देश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जो एक ढका छिपा जो चेहरा था भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, पूरे दुनिया में एक तरह से भारत पाक हेडलाइन बनी हुई है, तो आप देखिए ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे देश को शर्मसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ आप देख सकते हैं दो खास मेहमान हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी आपकी पहली और त्वरित टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से लगातार सेना को शर्मसार, मैं बहुत छोटा सा लफ्ज ये इस्तेमाल कर रही हूं, हरकत तो ऐसी है जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। आखिर इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं? क्या मोदी की इमेज, इनको लग रहा है कि डामाडोल हो रही है, फीकी पड़ रही है वो शाइन, 56 इंच की हकीकत लोगों के सामने आ गई है, तो उसको बार बार अब थोपने की और रिट्रेट करने की जरूरत पड़ रही है? सिद्धार्थ जी, आवाज खोले सिद्धार्थ जी की। जी सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं टीम से कहूंगी कि आपकी आवाज को खोलें। सिद्धार्थ जी की आवाज को आप खोलें। अमरीश जी, इतने में आपके पास आऊंगी, आपसे सेम मैं सवाल का आपसे जवाब जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए अभी जो हो रहा है, एक बड़े दार्शनिक ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी देन एज अ फार्स। इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर उपहास के रूप में। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं, नैसर्गिक हैं, और उनपे वो अपनी, शायद उन्होंने यहां तक कहा था कि हम किसी कोख से नहीं जन्मे हैं, हमें भेजा गया है। वो एक तरह से ट्रेजेडी थी कि भाई एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है इंसान होते हुए, और उसमें आरएसएस से लेके तमाम लोगों ने उनको आड़े हाथ लिया। अभी जो हो रहा है, ये तो एक महामानव जो अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह चुका है, अब उसकी जो, मतलब वो एक बौना हो गया, अब वो ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहा, बौना हो गया। उसके बौनेपन को अब एक बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब कि ये एक उपहास है, और ये एक फार्स है। तो अभी जो हो रहा है, इट इज अ फार्स, और फार्स जब होता है, किसी के साथ भी होता है, तो फिर वो वो ढलान की तरफ इशारा करता है। अभी देखिए क्या हुआ, विजय शाह ने जो कहा, वो सीधे तौर पे एक कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी, उस तरीके से उनका एक माहौल नहीं बन पा रहा है। जो सीज फायर हुआ, उसमें जो ट्रंप हस्तक्षेप किए, उसके बाद सरकार ने अपना अलग अलग तरह से क्लैरिफिकेशन देना चाहा, लेकिन वो साफ तौर पे जनता को मैसेज नहीं किया, और जनता मतलब उनके सपोर्टर्स को। उसके बाद ट्रंप ने कल फिर, मतलब सबसे पहले सीज फायर, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने व्यापार रोकने की धमकी दोनों को दी, इंडिया पाकिस्तान को एक कर दिया, दोनों को महान देश बताया। कश्मीर इशू जो कि बायलैटरल था, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब कल जो है, साफ साफ उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अपने को देख लेगा, वो तो बहुत ज्यादा हाई टैरिफ नेशन है। और फिर उन्होंने कहा कि एप्पल के
जो चीफ है उनसे कहा कि आप अपनी फैक्ट्रीज भारत मत ले जाइए। साफ तौर पे उन्होंने ये जी। कहा। अब जगह जगह देखिए प्रधानमंत्री को वो सीधे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। कौन? ट्रंप। अब जब ट्रंप ह्यूमिलेट कर रहे हैं और ये बार बार मैसेज जा रहा है, तो प्रधानमंत्री अब यहां पर बीजेपी पैनिक में है, क्योंकि बीजेपी पैनिक मोड में है। क्योंकि अब देखिए 75 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो रहे हैं, उसको लेके एक अलग तरह से कवायद हो रही है। बिहार में चुनाव है और उसके बाद बंगाल और फिर यूपी, उसको लेके पूरी पार्टी, पूरी बीजेपी नर्वस है इस समय। नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप देखिए, जो आदमपुर गए थे वो आर्मी बेस में, उनका चेहरा क्या था? उनका चेहरा जो था बिल्कुल उतरा हुआ था, अजीब तरीके से अजीब हाव भाव वो कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज उनकी आप देखिए। और इसमें जो उन्होंने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था, उसमें भी उन्होंने बातें जो भी की हो, लेकिन उनका उनके अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस, वो एग्रेशन नहीं था। अब इस चीज का को पूरा करने के लिए बीजेपी अलग अलग तरीके से बड़ा ही हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और एक तरीके से शर्मनाक एक जो कृत्य एक के बाद एक किए जा रही है। कभी सोफिया कुरैशी के बारे में कोई बात, आज इन्होंने ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हैं, उप मुख्यमंत्री या जो भी है, जी जी, तो उनको वो उन्होंने कहा सेना नतमस्तक है। अब ऐसी बातों का कोई देखिए, ऐसी बातों का कोई ग्राउंड पे इम्पैक्ट नहीं है। कोई जो जो जनता है या जो इनका राइट विंग सपोर्टर है, जो इनका राइट विंग बेस है, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मोदी के पैरों में आर्मी नतमस्तक है। ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे इनको लेके मजाक उड़ाया जा रहा है। और इनको ले, अब जैसे विजय शाह को लेके बहुत सारे राइट विंगर्स ने बकायदा अपने उसमें डाला था कि वी स्टैंड विद सोफिया कुरैशी, ये वो कुछ लोग होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो उस तरह की ट्रोल आर्मी कोई एक्टिव नहीं हुई इनके विजय शाह के समर्थन में, वैसे ही इनके समर्थन में नहीं हो रही। और बीजेपी का पूरा जो उनकी राजनीति है वो यही होती है कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे हमने कितनी गालियां आज नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो बोला उसकी कितनी तारीफ हुई, और जो विरोध में बोला उसको कितनी गाली पड़ी। इससे वो लोग तय करते हैं कि क्या मूड है। अब आप सोचिए, अब वो अगर मापदंड अपनाया जाए तो उस मापदंड पे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की इस समय जो पूरी हालत है, जो पूरी स्थिति है, वो बहुत ही खराब है। क्योंकि देखिए लोग कह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कि आपने एक जीती हुई लड़ाई को आपने हार में बदल दिया। उसके बाद जब आपने हार में बदला, तो आप जिस आदमी ने उसको हार में बदला, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेके आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उसको लेके आप कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो जैसे यशवंत सिन्हा, जो कि पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया, उन्होंने कहा कि ये बताइए, अभी तक युद्ध हो गया, तब हो गया, लेकिन आतंकवादी नहीं पकड़े गए। चार, ये बहुत बड़ा फेलियर है और इसको छुपाने के लिए बार बार ऐसी बातें की जा रही हैं जो एक के बाद एक आ रही है। और यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि हम लोगों, क्योंकि वो कारगिल के समय विदेश मंत्री थे जब कारगिल युद्ध हुआ था, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ दुनिया को पहले दिखाया, तैयार किया कि कारगिल में वाकई घुसपैठिए घुस आए हैं, और भारत के साथ दुनिया खड़ी थी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इतनी जगह विदेश यात्राएं उन्होंने की, क्या क्या उन्होंने इंप्रेशन दिया कि भारत विश्व गुरु है, भारत तो यूक्रेन रशिया में पीस करा देता है, भारत ये करा, तो सब झूठ। लेकिन उन्होंने पूरा दिखाया कि देखिए हम जाके गलवैया डाल लेते हैं तो उससे सब मामला हल हो जाता है। आज क्या है कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली कोई प्रमाण, इस तरह से एक पहले भारत की आदत है 26/11 से कंपेयर करिए, 26/11 में बाकायदा प्रमाण दिए गए पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। उसके बाद देखिए लोगों की सिंपैथी भारत के साथ आई। और इस समय जो इस लड़ाई में ये 4 आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं बता पा रहे हैं। पाकिस्तान से उनका लिंक कम से कम आपको स्टैब्लिश करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली आप आइसोलेटेड हैं, और उधर आप नेशनल सीन में पॉलिटिकली आइसोलेटेड। तो ये पूरा बौखलाहट और हताशा का जो ये साइन है, ये दिखाई पड़ रहा है, और अभी और दिखाई पड़ेगा, अभी और डेस्परेशन हो। और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी या तो खुद उनको ये सब इनके बारे में बोलना होगा, ऐसे लोगों के बारे में, और नहीं तो जल्दी सत्ता से उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है।
बिल्कुल, महत्वपूर्ण आपने बात कही है क्योंकि विजय शाह ने जब सेना की बेटी जो कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा थी बल्कि उनको चेहरा बनाया गया और वो बाकायदा तौर पर वो तमाम ब्रीफिंग जो है वो देती थी और एक बहुत अच्छा मैसेज गया था। उन कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन कहना, आप सोचिए किस हद तक की घटिया सोच को भारतीय जनता पार्टी की ये दिखाता है। और दूसरी तरफ अभी वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ था और ये सोचिए ये इतना बड़ा मामला हो गया कि जो गुलाम मीडिया है उसको भी चीख चीख कर इस पर सवाल पूछने पड़े, इस मामले को उठाना पड़ा क्योंकि ये मामला देश की संप्रभुता का मामला है, ये डिग्निटी का मामला है, ये सेना की डिग्निटी का मामला है जिसके साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया। और उसके बाद अब तो आप देखिए सोने पे सुहागा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उन्होंने तो ये कह दिया देश की जनता, सेना, सैनिक जो हैं वो सब के सब उनके चरणों में नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के, यानी कि पैरों में लोटे पड़े हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही है। ना तो अभी तक जेपी नड्डा, ना प्रधानमंत्री, ना रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जितने भी टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान अभी तक विजय शाह को लेकर नहीं आया है। एक भी कोई ट्वीट तक भी नहीं किया है बल्कि उनको बचाने के पूरी कवायद चल रही है। और जब वहां मुख्यमंत्री सामने आते हैं मध्य प्रदेश के तो जब वो मीडिया से बात करते हैं साफ तौर पर दिखता है कैसे उनको बचा रहे हैं। और अब इंतजार रहेगा कि क्या इनको लेकर कुछ कहा जाएगा। जब विजय शाह को लेकर कुछ नहीं कहा गया तो जाहिर सी बात है इनके बचाव में भी पूरी आर्मी को उतारा जाएगा। लेकिन अब चेहरा जो है वो खुलकर सामने लोगों के आ गया है। किसी भी तरह का ढकना छिपाना, इसको लाग लपेट करना, मीडिया से इसको हेडलाइन से गायब करवाना, ये अब कुछ नहीं चलेगा। सेंटिमेंट देश में बिल्कुल अलग है और यही वजह है कि आप ये देखिए कि चाहे यूट्यूब चैनल्स हो या अखबार हो उन पर भी कैसे ये डरी हुई सरकार आजाद आवाजों को दबाने का काम लगातार कर रही है, जिस तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। लेकिन पहली प्रतिक्रिया सिद्धार्थ जी आपसे, जो मेरा पहला सवाल था कि आखिर इस नीचता की इस हद तक क्यों गिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने की होड़ में, उनके चेहरा चमकाने में कि उनको देश सेना से भी न सिर्फ ऊपर बल्कि उनकी बेइज्जती करने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत आश्चर्यजनक है कि जब जिस तरह से विजय शाह जी, अभी आप जो जिनको दिखा रहे हैं मंत्री जी, जो ये जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं या जिस तरह के सिद्धार्थ जी वक्तव्य माफ दे रहे हैं। कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी, लेकिन मैं कहूंगी आप जी शब्द का इस्तेमाल ना करें। हम तू नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जी तो वो डिजर्व नहीं करते हैं। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सिद्धार्थ जी से फिर से कांटेक्ट जो है वो टूट गया है। लेकिन अमरीश जी आपके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि ये सवाल जो है वो बार बार अब ये उठ रहा है कि क्या विजय शाह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा होगा कंगना रनावत ने ट्रंप को लेकर एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है फौरन जेपी नड्डा जो है वो एक्शन में आते हैं। वो ट्रंप जो हमारे देश को, नरेंद्र मोदी को लगातार जो है वो बदनाम कर रहे हैं, लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि क्या कुछ होता है और उनका ट्वीट जो है फौरन के फौरन डिलीट करवा दिया जाता है, बल्कि वो माफी मांगते हुए ट्वीट करती हैं। लेकिन जहां उन्हें एक्टिव होना चाहिए, जिस पर उन्हें जवाब देना चाहिए, जिस पर सामने आकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उस पर वो पूरी तरीके से खामोश है। सिद्धार्थ जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी जी, प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू करिए। अमरीश जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। जी जी, देखिए जिस तरह की ये नीचता की हरकत कर रहे हैं भाजपा के, वो मंत्री हों, इस राज्य के हों या उस राज्य के हों, ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इसकी तो खैर एक तरफ हम कितनी भी भर्त्सना करें, आलोचना करें, अपनी जगह पर वो तो करने ही लायक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे ख्याल से मैं पहले भी आपके चैनल पर एक दो दिन पहले से ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा के समर्थकों के बीच में एक दोनों की सोच समझ में अलग अलग पेज पे चले गए हैं। उसको मैं सिलसिलेवार बहुत चार चरण में ये चीज हुई है। जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ
पहली बार भारत की भाजपा सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये माना कि सुरक्षा चूक हमसे हो गई। ये सबको पता है। इसका मतलब सबसे पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मान लिया कि मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। पहला विकेट वहीं पर गिर गया। दूसरा यह हुआ कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को जैसे ही भारत सरकार ने बुलाया और सेना को कहा कि इस पर उचित कार्रवाई आप कीजिए, इसका मतलब भारत की सरकार ने समझ लिया कि उनकी सीमाएं क्या हैं और उन्होंने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन भारतीय सेना को आउटसोर्स कर दिया। दूसरा विकेट गिर गया। भाजपा को समझ में आ गया कि सरकार के नाते हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद आपको याद होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन वगैरह चले, उसके बीच में एक बहुत आश्चर्यजनक चीज हुई कि भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग बैठी और उसने बाहर निकल के ये कहा कि हम जातीय जनगणना करेंगे। हमें सबको पता है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बिल्कुल जातीय जनगणना के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। वो अगर अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर लिया और जातीय जनगणना पर तैयार हो गया, इसका मतलब आरएसएस भी मान लिया कि ये चीज हमसे संभल नहीं रही है, देश का सेंटिमेंट हमसे संभल नहीं रहा है। तीसरा विकेट वहीं पे गिर गया। अब आश्चर्यजनक तौर पे हमने देखा कि सेना को जब इन्होंने आउटसोर्स किया तो सेना इतनी धुरंधर निकली कि उसने 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान में स्कर्दू से लेके कराची तक पाकिस्तान को इतना पस्त कर दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह से धराशायी हो गया। ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि पीओके से लेके अखंड भारत तक को सेना ने अपनी मुट्ठी में लाके दे दिया था। लेकिन शाम होते होते जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अचानक कूदे और डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने संघर्ष विराम करवा दिया और 1 घंटे के अंदर भारत सरकार भी उसको मान ली। इसका मतलब, और उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप खास करके भारत के प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, आप ठीक से देखिएगा, उनको ट्रोल कर रहे हैं। वो सबसे पहले तो जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन सबसे पहले उन्होंने घोषणा कर दी, मतलब क्रेडिट कहीं जाना और था, क्रेडिट कहीं और चला गया। अगले दिन वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये समझौता मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें व्यापार का एंगल था, जबकि किसी को व्यापार के एंगल की कोई सूचना भी नहीं थी। तीसरे दिन जब भारत के प्रधानमंत्री रात में 8 बजे टीवी पर आने वाले थे, एन उससे 15 मिनट पहले फिर से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, पाकिस्तान को महान देश बताते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को मैं साथ में बैठा के डिनर करूंगा। ये भयंकर, इससे ज्यादा क्या ट्रोलिंग हो सकती है। और ये ट्रोलिंग के चलते भाजपा आज इतनी ज्यादा बैकफुट पे जा चुकी है कि कल शाम में जब एक कंगना रनावत नाम की भाजपा की एक एमपी हैं, उन्होंने कोई एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने किसी के बारे में खराब बातें नहीं की। उन्होंने उस ट्वीट में मोदी जी को भी बहुत बड़ा कहा और ट्रंप जी को भी बहुत बड़ा कहा, लेकिन आधे घंटे के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि मुझे जेपी नड्डा जी का फोन आया था और मैंने वो ट्वीट डिलीट करवाया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ट्वीट में उन्होंने ट्रंप साहब को और मोदी जी को दोनों को बहुत बड़ा बताया था, उसको डिलीट क्यों करना पड़ा। इसका मतलब ही है कि भाजपा समझ गई है, प्रधान जी समझ गए हैं कि विकेट उनका भी गिर चुका है। ये क्योंकि पूरी की पूरी सिस्टम समझ गया है। सबसे पहले होम मिनिस्टर समझे, पहलगाम में चूक मानने के बाद अगले कदम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने वाली इकाई समझ गई जब उसने पूरा का पूरा ऑपरेशन आउटसोर्स कर दिया। तीसरे कदम पर आरएसएस समझ गया जब उसने अपने स्टैंड को 360 डिग्री उल्टा करते हुए जातीय जनगणना को मान लिया। और चौथे कदम पे ट्रंप साहब के ट्रोलिंग में भारत के प्रधान जी समझ गए कि ये चीज अब होने वाली नहीं है। और यही चीज ये पूरे का पूरा शीर्ष नेतृत्व समझ गया है, लेकिन नीचे के लोग, कंगना रनावत भी नहीं समझी है और जो आपके टीवी पर बोल रहे हैं महाशय, वो भी नहीं समझे हैं। वो ऐसी चीज बोल रहे हैं जो कि न तो भाजपा के गृह मंत्री मान रहे हैं, गृह मंत्री भी, सबका विकेट गिर चुका है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ऊपर से 4 विकेट मैंने जो बताए वो गिर चुके हैं। वो लोग अब पिच पर नहीं है, वो पिच पर नहीं है, वो पिच पर नहीं है। इतनी बात सीधी है। और मेरे ख्याल से इसीलिए इसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि आज जो जिस तरह से गुजरात समाचार के मीडिया के ऊपर हल्ला हंगामा चला है, जिस तरह से सरकार किसी तरह से ये हेडलाइन को चेंज करने की कोशिश है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि अगले 15 मिनट में ट्रंप साहब क्या ट्वीट कर देंगे, ट्रंप साहब क्या बोल देंगे, उनको पता नहीं है। ट्रंप साहब कुछ बोले, वो कवरेज हो, उससे पहले उसको अगर मिटाना है, इसी तरह से कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते रहो। अब ये जिसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जहां तक इस मामले की बात है, ईडी अब उतनी बड़ी चीज रही नहीं।
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ईडी के ऑफिसर को अगर किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तार करने की जरूरत है। तो अब जो बाहुबली शाह जी है, मुझे लगता है अगर हास्य विनोद में कहूं तो मोदी जी और पूरी सरकार बहुत परेशान हो गई थी ट्रंप जी से, कहा कि अरे यार वो एक बाहुबली अमेरिका में बैठ के परेशान कर रहा है, ईडी को बोला होगा जाके उसको सीधा करो। ईडी को समझ में नहीं आया कि बाहुबली कौन है, वो गलत बाहुबली के यहाँ पहुंच गए। कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले की तरह आप ईडी केस में किसी को बहुत लंबे समय तक जेल में डाल के परेशान नहीं कर सकते। और बाहुबली शाह जी जो गुजरात समाचार के मुखिया हैं, अखबार के मुखिया हैं, उनका बहुत जल्दी छूटना होगा। ये केवल संदेश है। खिसियानी बिल्ली जिस तरह से दीपक की लौ जाते समय थोड़ा फड़फड़ाती ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही बोल रहे हैं, ट्विटर से लेके गोदी मीडिया तक सब उनको कवर कर रहा है, सब कवर कर रहा है। जो गोदी मीडिया है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को ही ज्यादा कवर कर रहा है। अब सोचिए कि आपने अपने आप को पिछले 10 साल में विश्व गुरु बना के रखा है, अचानक पिछले 48 घंटे में 10 तारीख को शाम में 5 बजे से इस दुनिया ने एक नया विश्व गुरु देखा है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। वो आप आने से हर बार 15 मिनट पहले आप जो बोलना चाह रहे हैं उस पर पानी फेर दे रहा है। तो अब उसको रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? तो इस तरह से ये एक मीडिया के ऊपर दबाव लाने की एक व्यर्थ कोशिश है कि देखो भैया तुम इस तरह की कोशिश करोगे तो जैसे मैंने गुजरात समाचार को परेशान किया वैसे तुमको करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये पानी बह चुका है, विकेट गिर गया है। जब विकेट गिर जाता है तो उसके बाद कोई बैट्समैन रन नहीं बना पाता। वो जितना रन बनाया उतना ही हो गया, उससे ज्यादा वो रन नहीं बना पाता। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और यही मैंने भी शुरू में कहा कि अब जो है पानी न सिर्फ सर से ऊपर गुजर गया है, बल्कि जो चीजें ढकी छुपी थी वो पूरी तरीके से खुलकर अब सामने आ गई हैं। अब इसमें कुछ इफ एंड बट रह नहीं गया है। लोगों को साफ तौर पर पता चल गया है। जो ये लग रहा था कि जब पुलवामा हुआ था उसके बाद भी आपने देखा था शहीदों के नाम पर किस तरह से वोट मांगे गए थे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि शहीदों के नाम, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो शहीदों के नाम पर वोट दें। आपने देखा होगा शहीदों की तस्वीरें लगाकर बाकायदा तौर पर रैलियां की गई थी, उनके नाम पर वोट मांगे गए थे और लोगों ने वोट दिए भी झोली भर भर के। लेकिन इस बार खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। लोगों को बिल्कुल साफ समझ में आ गया है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और जब लोगों का सेंटिमेंट जुड़ रहा था इसके साथ, जब लोगों को ये लग रहा था कि इस बार तो बस आर पार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इमेज मीडिया में मोदी की बनाई गई है, उनको तो भक्त बेचारे बड़े मासूम होते हैं, उनको जो दिखाया जाता है उसी पर वो आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, क्योंकि अकल को उनको अपनी इस्तेमाल करना नहीं है। तो उनको लगता है जो कुछ किया जा रहा है वो मोदी कर रहे हैं, तो उनको लगा कि इस बार तो पाकिस्तान पर कब्जा हो ही जाएगा। लेकिन शाम होते होते आपने देखा कि सीजफायर का ऐलान जो है वो ट्रंप की तरफ से कर दिया गया। अब ये जो नेता हैं, इनको मैं छुट भैया नहीं कहूंगी, ये बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जो अब देखिए बयान दे रहे हैं। और अब आप देखिएगा विजय शाह खामोश उनको किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप देखिएगा इनको लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी और छीछा लेदर जो है वो लगातार हो रही है। ये मामला आगे कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं आप अमरीश जी? इसकी आग क्या बिहार तक पहुंचते हुए देख रहे हैं? क्योंकि वो नर्वसनेस तो हमने देख ली, चाहे गुजरात समाचार जो है उस पर ईडी का छापा और उनके संपादक को गिरफ्तार करना हो, या फिर राहुल गांधी पर एफआईआर करना हो, या फिर उनको अंबेडकर हॉस्टल तक ना जाना हो, और उसमें इस तरह के घटिया बयान। लग रहा है पूरे तरीके से बीजेपी बैकफुट पर है। इस बार का उसका वार जो है वो बिल्कुल एक तरह से उसी के लिए नासूर की तरह साबित हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात सही है, बीजेपी बैकफुट पे है, एक के बाद एक वो गलतियां करती चली जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कुछ कर नहीं सकती इन परिस्थितियों का, वो इसको कोर्स को रिवर्स नहीं कर सकती। अभी आप देखिए एक और ह्यूमिलिएशन होने जा रहा है बीजेपी का, इस सरकार का, बीजेपी सरकार का। वो क्या है? जो टैरिफ टॉक्स चल रही है। अब ट्रंप ने कल जब उन्होंने ये एप्पल के फाउंडर से, जब उन्होंने ये कहा कि मैंने एप्पल के फाउंडर से कहा भारत क्यों जा रहे हो, $500 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करो, भारत तो है ही, वो अपने को वो अपना ख्याल रख लेगा। उसमें उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अरे भारत तो वो देश है, बहुत हाई टैरिफ देश था, और जब मैंने उस पर टैरिफ लगाए तो अब कह रहा है कि जीरो टैरिफ पे आ गए। अब जब ट्रंप ने कह दिया जीरो टैरिफ पे आ गए, तो फिर एक बवाल हो गया कि यार जीरो टैरिफ भारत पूरी तरह से सरेंडर।
अभी जो वस्तु स्थिति है वो क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि ट्रेड टॉक्स चल रही है, 90 दिनों की अभी विंडो ट्रंप ने दी हुई है। अभी टैरिफ अभी पुराने टैरिफ से चल रहे हैं, जो कि एक इंडिया के हाई टैरिफ, अमेरिका के लो टैरिफ। 90 दिन में ये जुलाई तक इसका देखिए पूरा फैसला आ जाएगा। अब उसमें जो है एक नया एक एंगल जो ट्रंप ने दे दिया है कि भारत तो जीरो टैरिफ पे आ गया है। भारत जीरो टैरिफ पे आ गया मतलब खत्म सब। अब उसके बाद भारत ने कहा नहीं नहीं, हमने तो ये कहा है कि कुछ उनके प्रवक्ताओं ने, भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया, कुछ टॉक शोज में जो कुछ लोग हैं जो उन ट्रेड टॉक्स के बारे में जानते हैं जो चल रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का प्रपोजल है कि 60% हम टैरिफ अपनी तरफ से हम हम अमेरिकन गुड्स पे नहीं लगाएंगे, मतलब हम केवल 40% लगाएंगे, जीरो की बात नहीं हो रही। लेकिन ट्रंप जो है उसने कल ये फिर क्यों कहा जीरो टैरिफ? इसका मतलब है कि वो भारत को जो डील होगी, क्योंकि बायलैटरल ये डील है भारत और ट्रंप की, और ट्रंप इस तरह की डील कई देशों के साथ कर रहा है जिनके ऊपर टैरिफ्स लगाएं। अब उस डील में ये 100% ये तय है कि भारत को कुछ मिलने वाला उसमें नहीं है। भारत की समस्या और बढ़ने जा रही है। देखिए वैसे भी भारत इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ भी नहीं था, वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है भारत की जीडीपी का 1-2% है। ये नरेंद्र मोदी ने जो 11 साल से राजनीति की है उसमें इन्होंने ये दिखाया, ये भारत की जनता को और अपने सपोर्ट बेस को, कि विश्व में भारत का स्थान बहुत ऊंचा है और विश्व में और मेरी वजह से है और मैंने कर दिया। अब उसके साथ सारी चीजें कि हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी हैं, हम बहुत बड़ी मिलिट्री शक्ति भी हैं। अरे भाई तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, पर कैपिटा इनकम तुम भले ही कह लो कि हम थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कि 4 ट्रिलियन की है, 3 ट्रिलियन की है, लेकिन पर कैपिटा इनकम तुम्हारा कितना है? 147वें पोजीशन में हो तो 147। तुमसे ज्यादा खुशहाल लोग छोटे छोटे देश हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो ज्यादा खुशहाल है, उनका पर कैपिटा इनकम तुमसे ज्यादा है। बीच में बांग्लादेश का पर कैपिटा ये पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो गई थी। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, भारत की जो खस्ता हालत हुई है, इकोनॉमी की जो पूरी तरह से जो एक खत्म हुई है भारत की, इन्हीं के डिमोनेटाइजेशन के चलते, इन्हीं के जीएसटी के चलते, इनकी पॉलिसी की जो एमएसएमई सेक्टर है उसको मारो और जो बड़े कुछ उद्योगपतियों को मजबूत करो, इनकी इस पॉलिसी की वजह से जो भारत की इकोनॉमी खत्म हुई है उसकी रियलिटी भी सामने आ रही है। और अभी ये सारे देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपकी जो असली कमजोर पोजीशन विश्व में है वो सामने आई, उसका एक पहलू सामने आया। जब ट्रेड डील होगी उसमें आपका दूसरा पहलू सामने आएगा। जब अर्थव्यवस्था आपकी लड़खड़ाएगी तो उसमें तीसरा पहलू सामने आएगा। बिहार के चुनाव के आते आते तक कोई विस्फोटक स्थिति देश में बन सकती है। तो देखिए ये मैं कह रहा हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने ढलान की तरफ हैं, और मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर इनको 75 साल ये जैसे पूरे करेंगे, मेरे ख्याल से बिहार चुनाव के पहले ही करेंगे, तो इनको हटाया भी जा सकता है, या अभी हो सकता है बिहार चुनाव तक रोकें, उसके बाद करें, उसके परिणाम के बाद करें। लेकिन अब देखिए, अब ये इररिवर्सिबल है, इसमें ये कोई बहुत बड़ी घटना करवा दें, कोई बहुत बड़ा दंगा करवा दें, कोई कत्लेआम करवा दें, कुछ इस तरह की चीज अगर कोई करता है या इस तरह की साजिश कोई करती है, वो भी बैकफायर कर जाएगी। इस समय कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसी स्थिति होती है, तो फिर वो आ जाएगा कि इनका जो ये दम्भ था, जो नरेंद्र मोदी खुल के कहते थे कि हमने दंगे रोक दिए, कांग्रेस के राज में हर महीने दंगा होता था, हमने दंगे रोक दिए। अब तो उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तब ये भी चला जाएगा कि हमने दंगे रोक दिए। तो जब ये भी चला जाएगा तो फिर अब रह क्या जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है जी। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और जाहिर सी बात है आने वाला वक्त जो है मोदी सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किल भरा ही होने जा रहा है, ये साफ तौर पर लग रहा है। और हर रोज जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर एक ट्रोल करते हैं, जिस तरह सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रोल करते हैं बाकायदा तौर पर आकर, और ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही आंख मसलते ही उन्हें एक काम होता है कि कैसे भारत के खिलाफ
वो कुछ कहें, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो कुछ कहें, ये साफ तौर पर लगता है। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो आपको गलबैया करते हुए नजर आते हैं, जो हाउडी मोडी जो है प्रोग्राम किया गया था, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए गए थे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा गया था। और आज एक वीडियो जो है वो मेरी नजर से गुजरा, हालांकि बहुत लोगों ने वो देखा होगा पहले भी, कि जब अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया था नरेंद्र मोदी का, तब उसमें वो ओबामा की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे तू तड़ाक थी। अब अंग्रेजी में कैसे तू तड़ाक होती है मुझे समझ में नहीं आता है। तू तड़ाक थी मेरी। और वो कह रहे थे कि उसमें वो कह रहे थे कि भाई इतना काम कैसे कर लेते हो, 3-4 घंटे में कैसे तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है। ये मैं बात इसलिए यहाँ पर रख रही हूँ कि इसी तरीके से स्टेज्ड इंटरव्यूज करवा कर ही अपनी छवि को एक विश्व गुरु की एक झूठी छवि बनाने का जो आडंबर पूरा रचा गया नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी की तरफ से, वो भर भरा कर गिर रहा है। खासतौर पर अभी पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से जिन देशों को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप हाइफनेट कर दें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, दोनों को ग्रेट नेशन, दोनों नेताओं को ग्रेट नेशन वो कहते हुए अगर नजर आए, तो सोचिए इससे खराब बात एक देश के लिए जो जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जिसको जो शुमार है, जिसे 140 करोड़ का ये देश है, इतना बड़ा बाजार है, इतना मजबूत देश है, हमारा एक लंबा चौड़ा इतिहास है, अगर उनके बारे में इस तरह की बात करें तो ये कितनी बेइज्जती की बात है। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, और उनकी जबान बिल्कुल सिली हुई है, वो मौन है, वो एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। ये साफ तौर पर ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। तो सिद्धार्थ जी, आप बड़ी बड़ी बातें देश के नाम संदेश में कहें, आप आदमपुर एयरबेस पे जाकर जिस तरह की बातें करें, लेकिन जो असल में हो रहा है उसको तो आप छिपा नहीं पा रहे, वो तो देश के सामने पूरी तरीके से आ गया है। हालत ये है कि भक्त मंडली से लेकर राइट विंग जो है, मीडिया भी इसको बहुत ज्यादा छिपा नहीं पा रहा है। ये इतना ज्यादा हो गया है और लग रहा है कि आगे सिर्फ ये बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और उस सब के बीच जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें ये लोग क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि बस मोदी जी को चमका दिया जाए, कह दिया जाए कि बस जो भी है देश में, जो भी हो रहा है, आप सांस भी जो ले रहे हैं ना, वो भी नरेंद्र मोदी की बदौलत ही है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कितना दिन ये चलेगा? और अभी आपके कार्यक्रम चलते समय पहले वक्तव्य में मैंने कहा कि एक एक करके किस तरह से सभी लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। आपका कार्यक्रम शुरू होने के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज है, पिछले 10 मिनट के अंदर की ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बदले सभी दलों के लोगों को, अलग अलग दल के लोगों को दुनिया भर में अब ये भेजेंगे भारत का नाम चमकाने के लिए। इसमें शशि थरूर का भी नाम है, सलमान खुर्शीद का भी नाम है, यहाँ तक कि ओवैसी साहब का भी नाम है। अब मुझे ये बताइए कि जिस भारत को अकेले मोदी जी अकेले अपनी उंगली पर पूरे दुनिया को नचा रहे थे, उनको आज अगर ये जरूरत पड़ रही है कि दूसरे दलों के नेताओं को दुनिया भर में भेजे, जिनको ये सुबह से शाम तक पूरे विपक्ष को देशद्रोही साबित कर रहे थे, वो देश का नाम बाहर जाके चमकाएंगे, इसका मतलब ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप साहब की ऐसी ट्रोलिंग हुई है कि अब इनको सिर्फ बैकफुट पर नहीं, इनको अब पर्दे के पीछे जाने पर वो मजबूर कर रहा है। ट्रंप सीधे सीधे कह रहा है कि आप पिक्चर से हटेंगे नहीं तो मैं अपना ट्रोलिंग आपको बढ़ाते चला जाऊंगा। और इसका सीधा सीधा कारण यह है कि इन्होंने ट्रंप साहब के साथ अनावश्यक पंगा लिया। ध्यान में रखिएगा, ट्रंप साहब जीत के ही आए थे मागा मागा के स्लोगन पे, मतलब मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ट्रंप साहब का नारा था, बिल्कुल स्पष्ट नारा था। दूसरी तरफ भारत में पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम ये नारा देता है कि भारत विश्व गुरु है। ध्यान में रखिएगा, हम एशिया के गुरु नहीं हैं, हम विश्व गुरु हैं। मतलब जो अंटार्कटिका में पेंगुइन है ना, उसके भी हम गुरु हैं। अब मुझे बताइए कि अमेरिका अगर कहेगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, भारत अगर कहेगा कि मैं विश्व गुरु हूं, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी?
इसीलिए ट्रंप साहब ने यह निर्णय कर लिया है। उन्होंने ट्रोलिंग के जरिए हर कदम पे इतना ट्रोलिंग वो कर रहे हैं कि अब ये मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारत के प्रधान जी को पता है कि ये मैच अब हाथ में नहीं है, उनको पर्दे के पीछे अब जाना ही पड़ेगा। बहुत आश्चर्य होता है जो अपने आप को इस भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 73 देशों की यात्रा की, 210 बार भारत से बाहर गए, 10-10 बार अमेरिका गए। लोग कहते हैं कि ट्रंप रशिया और यूक्रेन का युद्ध उनके कारण रुक गया। उनके भक्त कहते हैं कि विदेश में जाते हैं तो दूसरे देश के राष्ट्रपति इनका पैर छू के नमस्कार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि पूरे दुनिया के सबसे नंबर 1 नरेंद्र हैं, नरों में सच में वो इंद्र हैं, उनको आज ओवैसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, विपक्ष की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने बात को विदेश में रखने के लिए? इसका मतलब आपकी ट्रोलिंग इतनी हो चुकी है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट संदेश जा चुका है कि आपको अब नेपथ्य में जाना ही पड़ेगा। आप अगर आगे रहेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी, आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से यही दिक्कत है। ये एक ट्रंप साहब ने इस चीज को क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी भी हो गया है और क्लैश ऑफ स्लोगन भी हो गया है। मतलब नारों का भी टकराव है और दो नरों का भी टकराव है। एक तरफ दो नर हैं, एक ट्रंप साहब है, एक नरेंद्र जी हैं, दूसरे तरफ नारे हैं, एक तरफ विश्व गुरु है, एक तरफ मागा है। तो ये दोनों दो अलग अलग तलवारें दो अलग अलग म्यान में रह नहीं सकती। इसीलिए ट्रंप साहब ने पैर ठोक दिया है, कहे कि अब मेरा चलेगा या तेरा ही चलेगा। तो इस दिक्कत में मतलब, लेकिन इस चीज में दुखद बात यह है कि पूरे मामले में जो सबसे धुरंधर बात हुई थी, जो सबसे अच्छी बात हुई थी कि 72 से 80 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने जिस तरह की चीजों को पूरे पाकिस्तान को हम लोगों मतलब 10 तारीख को 10:30 बजे यह साबित हो गया कि भारत ने एक आतंकवादी देश को पस्त कर दिया है। शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर वो कहते हैं कि वो देश महान है और 6 बजे भारत कहता है कि हम उस देश के साथ जिसको हम 10:30 बजे आतंकी देश कहे हैं, और ट्रंप साहब के कहने पर हम उस महान देश के साथ सीज फायर मान लेते हैं, कैसे पचाएंगे इस चीज को? सेना ने जिस चीज को आपको जो लीड मतलब जो बढ़त सेना ने आपको दी थी, उसको कैपिटलाइज करने के बदले सेना की सारी बढ़त को आप कैपिचुलेट कर गए ट्रंप साहब के सामने। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि डीजीएमओ जो हैं उनकी बात हुई आपस में और ये कहा गया कि उनकी तरफ से आग्रह किया गया। अब सवाल ये विपक्ष पूछ रहा है, देश पूछ रहा है कि भाई अगर डीजीएमओस के आग्रह पर ही ये सब कुछ आपको करना था तो ये शुरुआत ही क्यों गई थी? अगर इतना ही यकीन पाकिस्तान पे था कि वो आपके सामने आग्रह करे और आपको सीजफायर कर देना है, तो ये बात जो दी गई है, रीजन जो दिया गया, ये तो और ज्यादा बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये बात मैं अमरीश जी से इससे पहले जब बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा ही था कि कैसे आप ये देखें कि अब जो सरकार जो है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है, वो अब ग्रुप्स बनाने जा रही है, जिन ग्रुप्स में शामिल होंगे विपक्ष के नेता भी, जिनके बारे में भी सिद्धार्थ जी ने बताया कि इसमें सलमान खुर्शीद भी होंगे, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे, इसमें तमाम पार्टियों के जो है सांसद होंगे। ये ग्रुप बनाए जाएंगे और उन ग्रुप्स को अलग अलग देशों में भेजा जाएगा इस भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद देश की इमेज को चमकाने के लिए। तो आप ये सोचिए कि बीजेपी को विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है, उनको जिनको इंडी कहकर ये बुलाते हैं, जिनको देशद्रोही कहते हैं, जिनको पाकिस्तान परस्त कहते हैं, अब उनका सहारा लेकर अपनी इमेज को चमकाने के लिए, क्योंकि अभी सरकार में वही है, उनका सहारा दरअसल लेना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका। सिद्धार्थ जी नहीं है लेकिन सिद्धार्थ जी का भी शुक्रिया, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन शाम को 7 बजे जरूर जुड़िए आप राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में इन तमाम इश्यूज पर और विस्तार से चर्चा के लिए, उनको सुनने के लिए। नमस्कार।